अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज सर वलीद, योर फिजिक्स कोर्स इंस्ट्रक्टर। आज के सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करने लगे हैं अपने वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर को, जिसका नाम है फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जो कि आपके एमडीकैट ईकैट के हवाले से दोनों ग्रुप्स के में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इससे रेलेवेंट बहुत सारे एमसीक्यूज हो सकते हैं कि आपको देखने को मिले अपने एग्जाम्स में, अपने एमडीकैट ईकैट एग्जाम्स में। तो आए बढ़ते हैं, चलते हैं फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स की तरफ। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। देन उसके बाद हम लोग लॉस के ऊपर चलेंगे, देन उसके बाद हम लोग आएंगे फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स के ऊपर, ठीक है। सो इन द स्टार्ट I would like to discuss the very first topic, that is thermodynamics. So what is the meaning of thermodynamics? Basically thermodynamics का मतलब ये होता है, therm means heat and dynamics means transition, motion, flow। तो thermodynamics का मतलब ये हुआ कि the study of transition of heat energy, the study of transition of heat energy and its conversion, ठीक है। तो हम थर्मोडायनामिक्स के अंदर पढ़ते हैं कि हीट एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह पर क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है और कन्वर्ट भी हो रही है, ठीक है। और क्या हो रही है, कन्वर्ट भी हो रही है, बिकॉज ये बात आपको पता है। अकॉर्डिंग टू मिस्टर जूल्स, जूल्स भाई ने क्या बात फरमाई थी, जूल्स भाई ने ये बात फरमाई थी कि हीट हीट एनर्जी उसको डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये कह सकते हैं एनर्जी को डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये बेसिकली आपके पास थर्मोडायनेमिक्स की सिंपल सी एक अदर डेफिनेशन है, ठीक है बच्चों। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर। लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अच्छा, क्या कॉन्सेप्ट है? देखिए भाई, एक्चुअली में देखा जाए तो आपके पास चार लॉज होते हैं इसमें। सबसे पहला कहलाता है जीरोथ लॉ, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। दूसरा आपके पास कहलाता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तीसरा आपके पास कहलाता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। और फोर्थ कहलाता है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अच्छा जी। अब अच्छे हो सकता है कंफ्यूज हो रहे हो कि क्या सर हमें सब चीजें पढ़नी पड़ेंगी। देखिए, फिलहाल जो आपके पास चैप्टर है उसका वैसे तो नाम है फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सो आई जस्ट नीड टू लिमिट माई सेल्फ अप टू द फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। लेकिन मैं साथ साथ आपके लिए फर्स्ट लॉ और जीरोथ लॉ दोनों को डिस्कस करूंगा। थर्ड लॉ इट्स नॉट द पार्ट ऑफ योर कोर्स कंटेंट। ये आपके पास समझ लें कि जब आप लोग, अगर अगर कोई स्टूडेंट बीएस फिजिक्स करता है या आगे जाके कोई एमएस फिजिक्स करता है या कोई फिजिक्स की साइट पे जाता है, तो फिर आपके पास ये समझ लें कि थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फिर हो सकता है कि वो पढ़े। फिलहाल अभी इसका एज सच इतना ज़्यादा कोई कॉन्सेप्ट आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, चाहे वो फेडरल बोर्ड का बच्चा हो, चाहे ए लेवल्स का हो, चाहे हमारा सन बोर्ड का प्यारा सा बच्चा है, ठीक है। ओके, तो हम लोग जीरो क्लास से स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए जरा चलते हैं जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को समझते हैं। देखिए, हमें जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें बोलता क्या है। जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अंदर हमें ये बात पता चलती है कि अगर दो सिस्टम्स आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं, आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं, मतलब उनका टेम्परेचर सेम है, और तीसरे सिस्टम से तीसरे सिस्टम से मिसाल के तौर पर अगर सिस्टम ए है, इसका टेम्परेचर बराबर है सिस्टम सी के, ठीक है। और जो आपके पास सिस्टम ए है,
इसका टेम्परेचर बराबर है किसके, सिस्टम बी के। तो लाजमी बी और सी का भी टेम्परेचर आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ये बात बताई जाती है जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कि अगर आपके पास एक सिस्टम का टेम्परेचर दोनों अलग सिस्टम्स के टेम्परेचर्स के बराबर है, तो लाजमी वो जो दो अलग सिस्टम आपके पास होंगे उनका भी टेम्परेचर आपस में इक्वल होगा। ठीक है, आप इसको ये एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये डायग्राम बनाई है। अब मैं इसकी स्टेटमेंट लिख रहा हूँ जो मैंने बात फरमाई है। if two systems if two systems are in thermal equilibrium are in thermal equilibrium with a third system, the third system, then they are also in thermal equilibrium। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है सिंपल सी इसकी डेफिनेशन, इसको अपने जहन में याद रखें। ठीक है, अगर दो सिस्टम्स आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं, ठीक है, लेट सपोज ये जो बी और सी है इनका टेम्परेचर ए के बराबर है। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अगरचे जो आपके पास सिस्टम बी और सिस्टम सी, इन दोनों का टेम्परेचर किसके बराबर है, सिस्टम ए के बराबर है, तो लाजमी जो आपके पास बी और सी का टेम्परेचर है वो भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो बात तो वही है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। सो दैट मीन्स इन तीनों सिस्टम्स का, ये तीनों अलग अलग सिस्टम्स हैं, इनका टेम्परेचर आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो ये है मेन कॉन्सेप्ट। चल आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें इस चीज के बारे में इंपॉर्टेंस देता है, मतलब हम लोग पढ़ते क्यों हैं, व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस टर्म, दिस फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उसका मैं जरा रीजन लिख दूं, सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस कह सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास क्या सिग्निफिकेंस कि इससे हमें जीरो ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हमें ये पता चलता है क्या, हाउ और व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट। ठीक है, इससे हमें बिल्कुल अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं कि हम टेम्परेचर को मेजर करते क्यों हैं, ताकि हमें ये पता चले कि आपके पास जो सिस्टम्स हैं वो क्या आइदर थर्मल इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। तो कैसे हमें पता चलेगा, जब हम उनका टेम्परेचर मेजर नहीं करेंगे तब तक हमें पता नहीं चल सकेगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो आपके पास इसकी इंपॉर्टेंस है वो मैं लिख देता हूँ, प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर टेम्परेचर मेजरमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, अगली बात, ऑब्वियसली जब हमें ये पता चल गया कि क्या इंपॉर्टेंस है टेम्परेचर को मेजर करने की, तो ऑब्वियसली फिर हमें ये भी पता चल जाएगा कि हम टेम्परेचर को मेजर कैसे करते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली जो टेम्परेचर है उसको हम थर्मामीटर से मेजर करते हैं, तो इस चीज़ को अब जरा मैं लिख देता हूँ, एक्सप्लेन द explains the working principle of thermometer। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। आगे इसके अलावा जो जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हमें ये भी बात पता चली कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ हीट एनर्जी या व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ टेम्परेचर इन फिजिक्स। तो बेसिकली हमें जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से इट लेड द फाउंडेशन ऑफ it laid the foundation of
थर्मल फिजिक्स। हमें थर्मल फिजिक्स के बारे में पता चला, या यही समझ लें कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने थर्मल फिजिक्स की इंपॉर्टेंस बताई, उसको एक्सप्लेन किया। ठीक है। और साथ साथ थर्मोडायनेमिक्स को भी। अभी तो इसको जीरो लॉ बोलते हैं, सबसे पहला लॉ ये है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलें। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे पास बात हो गई है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे जो हमारे पास बात आ रही है वो ये आ रही है कि अगला लॉ जो हमारा है, ठीक है, उसको समझ लेते हैं। उसका नाम है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या मतलब होता है भाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मतलब ये होता है कि पहले तो मैं ये भी लिख देता हूँ कि ये किस चीज को सेटिस्फाई करता है, ये लॉ। इट सेटिस्फाइज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ हीट एनर्जी नहीं, सिर्फ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है। इसके अलावा इस लॉ के अंदर आपको पता चलता है कि हीट एनर्जी या थर्मल एनर्जी कौन कौन सी डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट होती है। ठीक है। तो ये लॉ स्टेट करता है, इट स्टेट्स दैट इफ thermal energy is provided by the source to the system which has molecules, so the internal energy, internal energy of molecules will change and the system performs work done on the surrounding. The system performs work done on surrounding. मेरे प्यारे बच्चों, हमारे पास ये है इसकी स्टेटमेंट कि अगर थर्मल एनर्जी प्रोवाइड की जाए, अगर थर्मल एनर्जी प्रोवाइड की जाए, ठीक है, और किसने प्रोवाइड की? सोर्स ने। इसको सिस्टम को, सिस्टम के अंदर क्या है? मॉलिक्यूल्स है। तो इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी किसकी? मॉलिक्यूल्स की। और साथ साथ क्या होगा कि जो सिस्टम है वो परफॉर्म करेगा वर्क डन, किसके ऊपर परफॉर्म करेगा? सराउंडिंग के ऊपर वर्क परफॉर्म करेगा। तो ये बेसिकली हमारे पास फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। ठीक है। इसकी एक और स्टेटमेंट क्या वो बन सकती है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। Energy can neither be created nor be destroyed, but can change one form to another form. ओके स्टूडेंट्स, तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है? एनर्जी की ये समझ लें कि जो हमारा वो है फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स की एक और स्टेट। अच्छा, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर आपने एक एनालॉगी एग्जांपल देखनी है, आपने एक एनालॉगी एग्जांपल समझनी है, तो आप उसके लिए एक सिस्टम कंसिडर कर लें जो कि बहुत इजी है, जो कि आपने बारहा पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है, सीखा हुआ है। ठीक है। ये आपके पास एक अदद पिस्टन है। ठीक है। अच्छा, पिस्टन का क्या काम होता है? एडजस्टिंग प्रेशर। एडजस्टिंग व्हाट? एडजस्टिंग प्रेशर। ये काम होता है पिस्टन का। अच्छा जी, आपने नीचे लगाया सोर्स। आपने नीचे क्या प्रोवाइड किया? सोर्स। और सोर्स का क्या काम होता है? हीट एनर्जी देना। अच्छा, अंदर आपके पास क्या रखे हुए हैं? गैस के मॉलिक्यूल्स रखे हुए हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब हुआ क्या? मैं देखिए,
सोर्स ने हीट एनर्जी दी। सोर्स ने क्या किया? सोर्स ने हीट एनर्जी दी किसको? सोर्स ने हीट एनर्जी दी डेल्टा क्यू सिस्टम को, ठीक है। अब हुआ ये कि सिस्टम ने उस हीट एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करा और सिस्टम होने लगा वाइब्रेट। उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वाइब्रेट होने लगे। अभी जो वाइब्रेशन पैदा हो रही है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इनकी इंटरनल एनर्जी में चेंजिंग आ रही है, ठीक है। इनकी काइनेटिक एनर्जी में इजाफा हो रहा है, इनकी इंटरनल एनर्जी में चेंज आ रहा है। अभी इधर उधर वाइब्रेट करेंगे, जाएंगे और टकराएंगे, ठीक है। तो दोबारा से डायग्राम बनाना जरूरी है। अच्छा, अब आप एक चीज नोटिस कीजिए। यहाँ पर जैसे ही मॉलिक्यूल्स टकराएंगे पिस्टन के ऊपर, दीवारों के ऊपर, तो होगा ये कि पिस्टन चला जाएगा ऊपर। तो अगर आप यहाँ पे नोट करें कि पिस्टन ऊपर चला गया, ठीक है। पिस्टन ऊपर जाने का रीजन ही यही है कि आपके पास सिस्टम ने क्या परफॉर्म किया? सिस्टम ने वर्क परफॉर्म किया सराउंडिंग के ऊपर, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट है कि जितनी हम हीट एनर्जी दे रहे होते हैं, जितनी हम हीट एनर्जी दे रहे होते हैं, वो सारी की सारी कन्वर्ट हो रही होती है किसके अंदर? वो सारी की सारी कन्वर्ट हो रही होती है इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में। और आपको क्या मिलता है? आपको वर्क डन मिलता है, ठीक है स्टूडेंट्स। चल आगे बढ़ेंगे। अच्छा, ये तो सारी अच्छी अच्छी बातें हो गई। भाई ये भी तो पता होना चाहिए ना कि भाई ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अंदर क्या मसले मसाइल थे जिसकी वजह से ये समझ लें कि सेकंड लॉ की जरूरत पड़ी। तो आए जरा एक छोटा टॉपिक भी कवर कर लेते हैं, व्हाट आर द लिमिटेशंस, लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ। देखिए, सबसे पहले जो आपके पास लिमिटेशन थी वो कुछ ये थी कि इससे ये पता नहीं चल रहा था कि एनर्जी का फ्लो कहाँ पर हो रहा है, ठीक है। कैन नॉट प्रिडिक्ट द कैन नॉट प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी का फ्लो समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से कहाँ पर हो रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा देखो, हमें ये वाली बात पता है सेकंड लॉ के अंदर हीट एनर्जी का फ्लो कोल्ड से हॉट की तरफ भी हो सकता है, लेकिन फर्स्ट लॉ में थोड़ी बताया गया था। तो तभी तो मैं कह रहा हूँ कि वी कैन नॉट प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी। हर सिचुएशन के ऊपर हम लोग फ्लो ऑफ एनर्जी की डायरेक्शन को स्पेसिफाई नहीं कर पा रहे थे फर्स्ट लॉ को यूज करके। इसके अलावा नो कॉन्सेप्ट ऑफ एफिशिएंसी ऑफ सिस्टम, सिस्टम की एफिशिएंसी का कोई जिक्र नहीं था, ठीक है। और नो कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी। अब ये वाली बात हमें पता है कि हर सिस्टम के अंदर एक डिसऑर्डर तो होता है, लेकिन डिसऑर्डर समझाना ये हमें बताया गया था सेकंड लॉ के अंदर, ठीक है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर ये कभी भी अप्लाई नहीं हो सकता ओपन सिस्टम पर। इट कैन नॉट अप्लाई, इट कांट अप्लाई टू ओपन सिस्टम, ठीक है। नो सच कॉन्सेप्ट ऑफ हीट लॉस, नो सच कॉन्सेप्ट ऑफ हीट लॉस, ठीक है। देखिए, हीट लॉस तो वहां होगी ना जहाँ पे आपके पास ओपन सिस्टम होगा, और माशाल्लाह से जो हमारे पास फर्स्ट लॉ वो तो अप्लाई होता है क्लोज सिस्टम के ऊपर। तो ये इसकी बहुत बड़ी लिमिटेशंस थी जिसकी वजह से फिर जरूरत पड़ी कि सेकंड लॉ को भी बनाया जाए, ठीक है। अब हम चलते हैं मैथमेटिकल इक्वेशन के ऊपर, ठीक है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि बच्चा बोले कि सर एंट्रोपी का मतलब क्या है। तो वैसे देखें, ये इस चैप्टर का पार्ट नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बता सकता हूँ। अ डिसऑर्डरनेस, अ disorderness, a disorderness produced in a system
प्रोड्यूस इन अ सिस्टम, अ डिसऑर्डर इज प्रोड्यूस इन अ सिस्टम। ठीक है, ये बेसिकली आपके पास एंट्रोपी का मतलब होता है। ठीक है, चलिए अब हम मैथमेटिकल इक्वेशन के ऊपर आते हैं। याद करें कि हीट एनर्जी डेल्टा क्यू, ठीक है, कन्वर्ट हो रही है वो डेल्टा यू में, चेंज इन इंटरनल एनर्जी में, और इसके अलावा हमें क्या मिल रहा है, एक वर्क डन मिल रहा है। ठीक है, ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलिए साइन कन्वेंशन की तरफ चलते हैं। डेल्टा क्यू का मतलब होता है, आप इसको डेल्टा एच भी लिख सकते हैं, और इसको बोलते हैं हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे अगर डेल्टा क्यू को खोलें तो उसको लिख सकते हैं Q2 - Q1। अच्छा देखिए, Q2 का Q1 - Q2 या Q2 - Q1 का कोई इशू नहीं है। बात यह है कि इसके अंदर लॉस का जिक्र ही नहीं है इस फर्स्ट लॉ के अंदर, तो इसलिए हम Q1 की वैल्यू को जीरो लिखेंगे और Q2 हमारे पास Q के बराबर हो जाएगा, तो हम डेल्टा Q को Q से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं। अच्छा, अब ये बात याद रखिएगा कि इसकी वैल्यू जो Q की वैल्यू है, जो डेल्टा Q की वैल्यू है, ये हम पॉजिटिव तब लेते हैं जब हम सिस्टम में हीट एनर्जी ट्रांसफर कर रहे होते हैं। व्हेन हीट इज ट्रांसफर्ड टू द सिस्टम। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा जी, डेल्टा क्यू की वैल्यू हम लोग नेगेटिव कब लेते हैं, व्हेन हीट इज रिलीज। अच्छा, रिलीज और लॉस में फर्क है ज़रा, ख्याल रखिएगा। व्हेन हीट इज रिलीज्ड फ्रॉम द सिस्टम। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसके अलावा हमारे पास है डेल्टा यू। डेल्टा यू का मतलब होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो ऑब्वियसली अगर डेल्टा यू की वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा होगा, इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस, इंटरनल एनर्जी increases due to the increase in temperature, due to increase in temperature। ठीक है, और स्टूडेंट्स डेल्टा यू की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव कब होगी, जब इंटरनल एनर्जी हमारे पास क्या होगी, डिक्रीज होगी। इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस ड्यू टू द डिक्रीज इन टेम्परेचर। अच्छा, अब हम बात करते हैं डेल्टा डब्ल्यू के ऊपर। ये डब्ल्यू भी कह सकते हैं, मसला नहीं है। तो ये इसको बोलते हैं वर्क डन। वर्क डन। अच्छा, अब डब्ल्यू की वैल्यू, डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू पॉजिटिव तब यूज करते हैं व्हेन गैस एक्सपेंड्स। व्हेन गैस एक्सपेंड, जब गैस एक्सपेंड होगी। ठीक है, अच्छा इसके अलावा व्हेन वर्क इज डन बाय द सिस्टम। व्हेन वर्क इज डन बाय द सिस्टम, तो इस सूरत में हम लोग क्या करेंगे, डब्ल्यू की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, और डब्ल्यू की वैल्यू नेगेटिव कब होती है, व्हेन गैस कंप्रेस्ड। व्हेन वर्क इज परफॉर्म ऑन द सिस्टम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तमाम चीजें, इन तमाम चीजों को अपने जहन में याद रखें। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हमारे पास जो अगली चीज आ रही है, कुछ मॉडिफिकेशन समझ लेते हैं। मॉडिफिकेशन भी ज़रूरी है। मॉडिफिकेशन ये कि जो आपके पास वर्क डन है, ये बेसिकली वर्क डन बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड चेंज इन वॉल्यूम, एंड चेंज इन वॉल्यूम। ठीक, ये है वर्क डन की इक्वेशन। वो बन सकती है प्रेशर इनटू डेल्टा V। ठीक है स्टूडेंट्स, इस बात को याद रखें। अच्छा, अगर आप इसी फॉर्मूले को देखें तो यहाँ पे दो चीज़ें आ रही हैं, प्रेशर और वॉल्यूम। ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो अगर आपके पास कोई भी ग्राफ बना हुआ हो, उस ग्राफ के अंदर का जो एरिया होगा, उसके अंदर जो एरिया होगा, उस एरिया से आपको क्या मिल जाएगा? ये एरिया से आपको वर्क डन की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, कभी कभार स्टूडेंट थोड़ा सा मिसकैलकुलेट करते हैं चीज़ों को। ये आपके पास प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, और अगर आपके पास कुछ इस तरीके से एक आपको नजर आ रहे डायग्राम, बच्चे कहते हैं इसमें नेटवर्क डन जीरो। नहीं बेटा, इसमें नेटवर्क डन जीरो नहीं है, इसके अंदर एरिया आपको नजर आ रहा है। एक साइक्लिक प्रोसेस है, तो साइक्लिक प्रोसेस का मतलब ये थोड़ी है कि नेटवर्क डन मिलेगा ही नहीं, नेटवर्क डन मिलेगा। साइक्लिक साइक्लिक थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो वो बेसिकली हमारे पास नेटवर्क डन की वैल्यू होगी, लाजमी होगी। नेटवर्क डन जीरो नहीं होगा, इस बात को प्लीज काइंडली समझ लें। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। हाँ अलबत्ता, इतना मैं आपको तमाम स्टूडेंट्स को बता दूं, इसका मार्कर चेंज कर लेते हैं। अगर प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान एक स्ट्रेट लाइन है, लाइक दिस, एक स्ट्रेट लाइन है, तो इस लाइन के अंदर आपको कोई भी वर्क डन नहीं मिलेगा। मतलब वर्क डन की वैल्यू क्या होगी बेटा यहाँ पर? जीरो। ठीक है, इस बात को याद रखें। अब हम बात करते हैं व्हाट इज इंटरनल एनर्जी। व्हाट इज इंटरनल एनर्जी? इंटरनल एनर्जी का क्या कॉन्सेप्ट है? बेसिकली अगर हम लोग तमाम माइक्रोस्कोपिक एनर्जीज को ऐड करें, सम ऑफ ऑल माइक्रोस्कोपिक energies of the particles that constitute a system, this is called internal energy. अब सवाल ये रेज होता है कि भाई इंटरनल एनर्जी, ये माइक्रोस्कोपिक एनर्जीज कौन कौन सी होती है? तो भाई देखें, माइक्रोस्कोपिक एनर्जीज आपके पास वो एनर्जीज होती हैं जो कि सिस्टम के अंदर इटसेल्फ मौजूद होती हैं, उनके मॉलिक्यूल्स की हरकत, मोशन की वजह से। तो इसके अंदर आप लिख सकते हैं कि सिस्टम के अंदर काइनेटिक एनर्जीज होंगी और पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहेंगे? इंटरनल एनर्जी। ठीक है, अब इंटरनल एनर्जी डिपेंड, अच्छा इंटरनल एनर्जी याद रखिएगा, इट इज अ स्टेट फंक्शन। इंटरनल एनर्जी की स्टेट फंक्शन, इट इज द स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों? स्टेट फंक्शन का मतलब ये होता है कि वो आपके पास फंक्शन जो कि सिस्टम के अंदर ऑलरेडी इटसेल्फ एक बिल्ट इन फंक्शन मौजूद हो, दैट इज कॉल्ड स्टेट फंक्शन। ठीक है, इसके अलावा ये जो वर्क डन है, ये वर्क डन बेसिकली हमारे पास क्या कहलाएगा? ये वर्क डन कहलाएगा पाथ फंक्शन, बिकॉज ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? ये एक्सटर्नल एनर्जी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल एनर्जी। तो बाहर की कोई ना कोई फोर्स का इन्फ्लुएंस होगा तो फिर वर्क डन मिलेगा, वरना वर्क डन नहीं मिलेगा। तो ये वाली बात याद रखिएगा, पाथ फंक्शन और स्टेट फंक्शन में फर्क है। ठीक है, अच्छा अब ये इंटरनल एनर्जी डिपेंड किसके ऊपर करती है? द इंटरनल एनर्जी, द इंटरनल एनर्जी depends on, the internal energy depends on the temperature, pressure and composition of a system। इस सिस्टम का टेम्परेचर, प्रेशर, या सिस्टम में कौन कौन से पार्टिकल्स मौजूद हैं। ठीक है, अच्छा अगर हम सिर्फ आइडियल गैस की बात करें, फॉर आइडियल गैस ओनली, फॉर आइडियल गैस, तो आइडियल गैस के अंदर याद रखिएगा कि जो हमारे पास इंटरनल एनर्जी वो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। इंटरनल एनर्जी ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ठीक है स्टूडेंट्स, और उसका निकालने का फॉर्मूला होता है 3/2 NRT। तो ये है बेसिकली इंटरनल एनर्जी और आइडियल गैस के दरमियान एक इक्वेशन। ठीक है,
चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे कुछ नई चीज़ों की। और जो नई चीज़ें हमारे पास वो ये हैं कि जो हमारी इंटरनल एनर्जी है, वर्क डन है और हीट एनर्जी है, अब हमें इसकी वो देखनी है ट्रांजिशन की, ये किस किस फॉर्म में ट्रांजिशन हो रही है, वो हमें पता चलेगा इसकी एप्लीकेशंस के अंदर। तो आए बिस्मिल्लाह करते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। देखिए भाई, चार एप्लीकेशंस होती हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। चारों को बारी बारी करके डिस्कस करते हैं, वरना पहले नाम लिखेंगे फिर हेडिंग डालेंगे, तो अच्छा ये कि डायरेक्टली हेडिंग डाल के स्टार्ट करें। आइसोबैरिक प्रोसेस, ठीक है। क्या मतलब होता है बच्चों आइसोबैरिक प्रोसेस का? आइसोबैरिक प्रोसेस बेसिकली आपके पास वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर प्रेशर को कांस्टेंट रखा जा सकता है, ठीक है। ये है बात, अपने जहन में याद रखिएगा। तो सबसे पहले एक बात लिख देता हूँ। प्रोसेस इन विच pressure is kept constant, pressure in which pressure is kept constant। प्रेशर कांस्टेंट होगा, अलबत्ता वॉल्यूम चेंज हो सकता है। वॉल्यूम कैन चेंज, वॉल्यूम चेंज होगा। टेम्परेचर चेंज हो सकता है, टेम्परेचर ऑल्सो चेंजेस, ठीक है स्टूडेंट, टेम्परेचर भी चेंज होगा। इंटरनल एनर्जी भी चेंज होगी, इसको याद रखिएगा, पूरा नाम है इंटरनल एनर्जी ऑल्सो चेंजेस। इसके अलावा वर्क डन भी मिलेगा आपको। वर्क डन इज नॉट जीरो, मतलब वर्क डन मिलेगा, ठीक है। सिस्टम के अंदर अगर पिस्टन लगा हुआ है तो पिस्टन इज केप्ट मूवेबल, इज केप्ट मूवेबल, ठीक है। तो ये आइसोबैरिक प्रोसेस की तमाम क्या हो गई, ये स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। इसको अपने जहन में याद रखें। अच्छा, इसकी वो हैं क्या नाम है, की पॉइंट्स हैं। ऊपर स्टेटमेंट ऑलरेडी मैंने लिखी हुई है। अच्छा, आइसोबैरिक प्रोसेस के अंदर अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो हम लोग उसके ऊपर चार्ल्स लॉ लगा सकते हैं। हेयर चार्ल्स लॉ कैन बी अप्लाइड, चार्ल्स लॉ कैन बी अप्लाइड। चार्ल्स लॉ क्या फरमाता है हमसे? चार्ल्स लॉ फरमाता है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, ये आइसोबैरिक प्रोसेस की तमाम चीजें हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम जरा चलते हैं इसकी रियल लाइफ एग्जांपल्स के ऊपर। एग्जांपल्स ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, उप्स, एग्जांपल्स ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या क्या एग्जांपल्स हैं, आइए डिस्कस करते हैं। ओके, दिस इज आइसोबैरिक, सॉरी माय बैड, दिस इज आइसोबैरिक। ये गलती से मैंने आइसोथर्मल लिख दिए, आइसोबैरिक है, ठीक है। आइसोबैरिक प्रोसेस, जी। तो मैं आप लोगों से यहाँ पर अर्ज कर रहा था कि हम लोग आइसोबैरिक प्रोसेस के एग्जांपल्स देख रहे हैं। तो आइसोबैरिक प्रोसेस के तमाम एग्जांपल्स एक आइसोबैरिक के अंदर आएंगी अगर हमने सिस्टम को अर्थ एटमॉस्फेयर के साथ ओपन रखा हुआ हो, ठीक है। तो एनी प्रोसेस, एनी प्रोसेस दैट इज ओपन टू द अर्थ एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो ये प्रोसेस जो कि अर्थ एटमॉस्फेयर के साथ ओपन हो तो वो तमाम की तमाम आइसोबैरिक प्रोसेस के अंदर आएंगी। मिसाल के तौर पर सबसे अच्छी मिसाल आपके पास है बॉइलिंग ऑफ वाटर इन एन ओपन पॉट। बॉइलिंग ऑफ वाटर इन एन ओपन पॉट, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके अलावा
हमारे पास है पिस्टन सिलेंडर इंजन्स। ठीक है, आपको ये वाली बात पता है। आप लोगों ने ऑलरेडी एग्जाम्पल्स पढ़ी हैं अपने बोर्ड्स में। एक हम लोग लेते हैं एक सिलेंडर, उसके अंदर एक पिस्टन लगा हुआ होता है और सोर्स रखते हैं, और प्रेशर को मेंटेन करने के लिए प्रेशर अंदर बढ़ रहा होता है, लेकिन क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स इतना प्रेशर लगाते हैं कि पिस्टन ऊपर चला जाता है, और नतीजे में क्या होगा कि जो उनका प्रेशर होगा वापसी पहले जैसा हो जाएगा, लेकिन कब? जब वॉल्यूम फैलेगा। ये है बात सारी। ठीक है, तो बेसिकली ये जो दूसरी एग्जांपल है ये आपके पास है पिस्टन सिलेंडर इंजन की। पिस्टन पिस्टन सिलेंडर्स इंजन। थर्ड, इन्फ्लेटिंग अ बैलून। तो ये तमाम की तमाम एग्जांपल्स किसके अंदर आएंगी? आइसोबैरिक के अंदर। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम बात करते हैं, अगले टॉपिक की तरफ आते हैं। मतलब इसी में ही आइसोबैरिक में इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन। देखिए भाई, इसकी जो मैथमेटिकल इक्वेशन है बहुत इजी है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब मुझे ये वाली बात पता है कि प्रेशर कांस्टेंट रखना है, तो मुझे गामा की वैल्यू डालनी पड़ेगी जीरो। अब आप गामा की वैल्यू जीरो डालें तो पीवी की पावर जीरो इज इक्वल टू कांस्टेंट। वॉल्यूम की पावर जीरो है तो पूरा वन हो जाएगा, तो पी इज इक्वल टू कांस्टेंट बच जाएगा, जो कि इक्वेशन किसकी है? आइसोबैरिक की। इसके अलावा अगर हम लोग वो यूज करें फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स की इक्वेशन, सो डेल्टा क्यू पी इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ठीक है, इसको हम मॉडिफाई करके ये भी लिख सकते हैं डेल्टा क्यू पी इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। और मजीद अगर हम लोग इसको ड्राइव करें, ये यू टू माइनस यू वन प्लस पी वी टू माइनस पी वी वन अलग करेंगे तो ये यू टू प्लस पी वी टू माइनस यू वन और माइनस पी वी वन। इसको अगर हम लोग ब्रैकेटिंग करें तो ये बेसिकली हमारे पास आ गई फाइनल एंथैल्पी माइनस इसको क्या बोलेंगे? इनिशियल एंथैल्पी। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करवाएंगे, हमारे पास चेंज इन एंथैल्पी आ जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, बच्चा कहता है कि सर ये तो बता दें एंथैल्पी का मतलब क्या है। तो देखिए, एंथैल्पी बहुत एक इजी टॉपिक है, कोई मुश्किल नहीं है, केमिस्ट्री का टॉपिक है बेसिकली। एंथैल्पी आपके पास बोलते हैं इट इज द thermal energy content present inside the system. It is the thermal energy content present in a system। अच्छा, ये जो आपके पास एंथैल्पी है ये किसके बराबर होता है? एंथैल्पी बराबर आपके पास होता है इंटरनल एनर्जी और वर्क डन को अगर आप ऐड करवा दें। मतलब अगर आप इंटरनल एनर्जी और वर्क डन को ऐड करवा दें तो आपके पास क्या आ जाएगा? एंथैल्पी आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, ये एंथैल्पी का सिंपल सा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अभी जो हमारे पास इक्वेशन बनी है, इक्वेशन कह रही है कि हीट एनर्जी given to the system at constant pressure is equal to the change in enthalpy, change in enthalpy of the system। ये बेसिकली हमारे पास क्या इक्वेशन का मतलब है, जो हमारी फाइनल इक्वेशन बनी है। अब अगर हम लोग एक ग्राफ बनाएं तो बेसिकली आइसोबैरिक प्रोसेस का जो ग्राफ होता है उसको हम बोलते हैं आइसोबार। ठीक है, अब जो हमारे पास आइसोबार है उसकी उसके जो हमारे पास ग्राफ है आइसोबार का, हमें मिलेगा कि प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम बढ़ रहा है इवेंचुअली।
और अगर हम ये एरिया अंडर द ग्राफ निकालें तो हमें वर्क डन मिलेगा। ठीक है। अच्छा, अब हमें यहाँ पे जो नजर आ रहा है क्या, वो नजर आ रही है जो लाइन जिसको मैंने हाईलाइट किया भाई, ये लाइन किसके पैरेलल है? लाइन इज पैरेलल टू वॉल्यूम एक्सिस। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। ठीक है, इसको अपने ध्यान में याद रखें बच्चों। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है, इसका नाम है आइसोकोरिक प्रोसेस। अब आइसोकोरिक प्रोसेस है क्या चीज? बेसिकली हमारे पास जो आइसोकोरिक प्रोसेस है उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रखा जाता है। तो आइए जरा की पॉइंट्स बनाते हैं। प्रोसेस इन विच वॉल्यूम ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है। इसके अलावा क्या प्रेशर बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। प्रेशर कैन बी इंक्रीज, कैन बी इंक्रीज्ड। डेल्टा वी की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी जीरो, मतलब चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा? जीरो। मतलब ये नहीं है कि वॉल्यूम जीरो हो गया, चेंज इन वॉल्यूम जीरो होगा। ठीक है। इसके अलावा वर्क डन भी नहीं मिलेगा जी। मिनिमम वर्क डन मिलता है आइसोकोरिक में। इसके अलावा इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। इंटरनल एनर्जी चेंजेस। जब इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है तो टेम्परेचर भी ऑटोमेटिकली चेंज होगा। टेम्परेचर ऑल्सो चेंजेस। इसके अलावा इंटरनल एनर्जी चेंजेस, टेम्परेचर ऑल्सो चेंजेस। पिस्टन को, पिस्टन, अगर आपके पास पिस्टन सिलेंडर एक एग्जांपल है, तो पिस्टन को हमें फिक्स रखना पड़ेगा। पिस्टन ऑफ अ सिलेंडर शुड बी फिक्स्ड। ये बेसिकली हमारे पास क्या है, आइसोकोरिक की कुछ की पॉइंट्स। अब हम बात करते हैं, जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा था आइसोबैरिक की, अब हमने पढ़ी थी एग्जाम्पल्स। ठीक है, वहाँ जरा एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। अच्छा, एक और बात, हम लोग यहाँ पे चार्ल्स लॉ लॉ भी लगा सकते हैं। हियर चार्ल्स लॉ कैन बी अप्लाइड। अब सवाल ये है कि सर वली, तो अभी तो आपने ऊपर लिखा था कि चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो देखिए मैं आपको बात बताऊं, अगर आप ए लेवल्स की बुक उठा के देखें फिजिक्स की, तो आपको पता चलेगा चार्ल्स लॉ में सिर्फ ये नहीं लिखा हुआ वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, बल्कि वहां पे चार्ल्स लॉ को डिफाइन करते हैं कि द लॉ इन विच प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है बच्चों, तो घबराने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे भी हम चार्ल्स लॉ लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ आइसोकोरिक की। आइसोकोरिक प्रोसेस। ओके, तो जो सबसे पहली एग्जाम्पल है आइसोकोरिक की, वो आपके पास है प्रेशर कुकर। बिकॉज आपको ये वाली बात पता है कि प्रेशर कुकर के अंदर हम लोग वॉल्यूम क्या रखते हैं बच्चों? फिक्स रखते हैं, और हीट एनर्जी अंदर ट्रैप्ड होती है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एरोसोल केन्स। ठीक है, लाइक एरोसोल केन्स से मुराद आपके पास है हेयर स्प्रे। हेयर स्प्रे कर लें या स्प्रे पेंट्स कर लें। ठीक है बच्चों, हेयर स्प्रे या स्प्रे पेंट्स, ये सब के सब क्या है? ये सब के सब आपके पास आइसोकोरिक प्रोसेस है। अब बात ये कि हेयर स्प्रे और स्प्रे स्प्रे पेंट कैसे हैं? देखें भाई, बात ये कि उसका वॉल्यूम कंटेनर का फिक्स रहता है। ठीक है, और अगर आप गलती से उसको कार के अंदर छोड़ दें तो टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, बढ़ने लगेगा, और एक टाइम ऐसा है कि जो वो बर्स्ट हो जाएगा। आपने एग्जाम्पल सुनी होंगी गाड़ियों के अंदर,
आग लग जाती है, तो उसमें स्प्रे पेंट्स होते हैं कभी कभार, या हेयर स्प्रे रखा हुआ होता है, और अगर उसका डायरेक्टली कांटेक्ट धूप के साथ हो रहा है, सनलाइट के साथ हो रहा है, तो आप बस हो जाएगा, तो गाड़ी आग पकड़ लेगी। तो ये वाली बात है कि उसके अंदर वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा जाता है, ठीक है, कंटेनर के। इसके अलावा कार इंजन इग्निशन स्ट्रोक, ठीक है, कार इंजन इग्निशन स्ट्रोक। ठीक है, अब बात ये है कि ऑब्वियसली ये आपका कोर्स का पार्ट तो नहीं है इंजन्स, लेकिन ये है कि गाड़ी के अंदर एक स्पार्क प्लग बेसिकली आपके पास होता है, जो कि फ्यूल एयर मिक्सचर को क्या करता है, इग्नाइट करता है, हीट एनर्जी पैदा होती है, ठीक है ना। तो जो पिस्टन होता है वो बेसिकली हमारे पास बिल्कुल टॉप के ऊपर सिलेंडर के साथ लगा हुआ होता है, ठीक है, और हम कोशिश करते हैं कि ये जो पूरा कंबशन का फिनोमेना हो, ये कांस्टेंट वॉल्यूम पर हो। अब सवाल ये है कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्यों हो। पर देखें, अगर वॉल्यूम आपके पास चेंज हो गया तो प्रेशर भी चेंज हो जाएगा, और हमें प्रेशर और हमें वॉल्यूम को कांस्टेंट रखकर प्रेशर को अच्छा खासा बढ़ाना है। देखें, वॉल्यूम बढ़ाने से हो सकता है प्रेशर कम हो जाए। मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि प्रेशर ज्यादा बने, ज्यादा बढ़ जाए। अब सवाल ये रेज होता है, सर क्यों प्रेशर आप ज्यादा क्यों चाहते हैं। इसलिए चाहते हैं, देखिए, जितना प्रेशर बनेगा उतनी पावर जनरेट होगी, जितनी पावर जनरेट होगी उतना ही ज्यादा आपके पास गाड़ी की एफिशिएंसी होगी, और वो उसके अंदर मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो इसलिए आपके पास कोशिश की जाती है कि गाड़ी के जो आपके पास ये बाइक्स के जो इग्निशन के दरमियान के दौरान हम वॉल्यूम को क्या रखें कांस्टेंट, ताकि प्रेशर ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस हो, और इतना ज्यादा प्रोड्यूस हो जाए कि वो उससे एक जो हमारे पास वर्क डन, एक एनर्जी जनरेट हो, तो वो बेसिकली इतनी यूजफुल हो कि हम गाड़ी को आगे लेके जा सकें, ड्रैग कर सकें। हम तो नहीं, अपने हाथ से तो नहीं करेंगे, इंजन ड्रैग करेगा, ठीक है। तो ये उसके पीछे रीजन है, रीजन याद रखिएगा स्टूडेंट्स। अच्छा जी, इसके बाद गालिबन हम लोगों ने कुछ मैथमेटिकल इक्वेशन देखी थी, ठीक है, हम लोगों ने मैथमेटिकल इक्वेशन देखी थी। आए मैथमेटिकल इक्वेशन की तरफ चलते हैं। मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस। तो देखिए, मैथमेटिकल इक्वेशन के अंदर सबसे पहली इक्वेशन तो वही है जो अभी हमने पीछे पढ़ी, पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। लेकिन अब आपके पास गामा प्रेशर के ऊपर होगा, और गामा की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, तभी वॉल्यूम कांस्टेंट बन जाएगा, ठीक है। ऑल्सो एक और इक्वेशन है फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स को अगर हम लोग यूज करें, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ठीक है। और हमें ये वाली बात पता है कि डेल्टा डब्ल्यू किसके बराबर होता है, पी डेल्टा वी के, ठीक है। हमें छोटा सा वी लिख देते हैं ताकि याद रहे कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट दी जा रही है। और ये वाली बात ऊपर पढ़ा चुका हूँ कि चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, जीरो होगा। सो डेल्टा क्यू बी किसके बराबर हो गया, डेल्टा क्यू बी बराबर हो गया डेल्टा यू के, बिकॉज ये टर्म पूरी जीरो हो गई है। अभी इक्वेशन फरमा क्या रही है, ये इक्वेशन आपसे ये फरमा रही है, ये इक्वेशन आपसे ये फरमा रही है जी, कि जो हम लोग हीट एनर्जी दे रहे हैं कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर, वो किस में कन्वर्ट हो रही है, इंटायरली हीट एनर्जी में, चेंज इन इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। द एंटायर heat energy is converted into the change in internal energy of system, ठीक है। The entire heat energy is converted into the change in internal energy of system। इस बात को, इस पॉइंट को अपने जहन में याद रखिए स्टूडेंट्स। आगे चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे जो हमारे पास बात आएगी वो ग्राफ आएगा। जो ग्राफ है आपके पास वो कितना ज्यादा मुश्किल ग्राफ नहीं है, इजी ग्राफ है। दिस इज प्रेशर, दिस इज वॉल्यूम, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप ग्राफ देखें तो ग्राफ बेसिकली आपको
कुछ ऐसा नजर आएगा कि प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। ठीक है, तो उसमें कोई एरिया अंडर द वर्क, कोई एरिया एरिया अंडर द ग्राफ मिलेगा ही नहीं। तो हम लोग ये कहेंगे नो वर्क डन, नो वर्क डन, नो एरिया अंडर द कर्व, नो एरिया अंडर कर्व। कर्व से मुराद ग्राफ है। ठीक है, इसके अलावा ये जो पूरी लाइन है, लाइन इज पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस। ये पूरी की पूरी लाइन किसके पैरेलल है? प्रेशर एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलें आगे बढ़ेंगे। अब जो हमारे पास अगली एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है उसका नाम है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस के ऊपर बात करेंगे। ये कौन सा प्रोसेस है? बेसिकली इसे कुछ की पॉइंट्स बनाते हैं। द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। अच्छा, अब जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो और क्या चीज कांस्टेंट हो सकती है? द इंटरनल एनर्जी, द इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम also remains constant। ठीक है, जो इंटरनल एनर्जी है वो भी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। ठीक है। अच्छा, क्या वर्क डन होगा? बिल्कुल होगा। वर्क डन की वैल्यू जीरो नहीं होगी। इसके अलावा क्या प्रेशर चेंज होगा? बिल्कुल प्रेशर चेंजेस, प्रेशर चेंजेस। क्या वॉल्यूम चेंज होगा? बिल्कुल चेंज होगा, वॉल्यूम चेंजेस। ठीक है, क्या पिस्टन फिक्स रहेगा? बिल्कुल भी नहीं रहेगा, पिस्टन चेंज होगा। पिस्टन इज केप्ट मूवेबल। ठीक है। अच्छा, आज थर्मल प्रोसेस के ऊपर हम लोग एक लॉ लगा सकते हैं, हेयर Boyle's law can be applied। ठीक है, और बस तो आपसे यही कहता है कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज थर्मल प्रोसेस की सिंपल सी कुछ बातें आ गई हैं। अच्छा, अब सवाल ये रेज होता है कि भाई जो आज थर्मल प्रोसेस है उसकी दो टाइप्स होती हैं, दो सब कैटेगरीज होती हैं। टू सब टाइप्स। एक आपके पास होती है आइसोथर्मल कंप्रेशन, और एक होती है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल कंप्रेशन और आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो हमारे पास आइसोथर्मल कंप्रेशन है, आइसोथर्मल कंप्रेशन है, आइसोथर्मल कंप्रेशन की क्या मामला आता है उसको जरा समझ लेते हैं। कंप्रेशन का मतलब क्या है? वॉल्यूम कम हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीजेस। अच्छा, बराबर में क्या होगा? एक्सपेंशन में वॉल्यूम इंक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीजेस। ठीक है। अच्छा, आइसोथर्मल कंप्रेशन में अब हमें टेम्परेचर को फिक्स रखना पड़ता है। अब वॉल्यूम कम होने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, अब हम टेम्परेचर को तो फिक्स करना चाहते हैं, तो हम क्या यूज करेंगे? अंदर की एनर्जी बढ़ रही है तो उसको बाहर निकालेंगे ना। हेयर सिंक इज यूज्ड। सिंक का क्या काम होता है? एब्जॉर्ब हीट एनर्जी, एब्जॉर्ब हीट एनर्जी। ठीक है। अच्छा, उस पे आते हैं थर्मल एक्सपेंशन में। एक्सपेंशन में काइनेटिक एनर्जी कम होगी, टेम्परेचर कम होगा, तो हमें वापसी उसको बढ़ा के उतना करना है जितना पहले था। तो हम सिंक यूज नहीं करेंगे, सोर्स यूज करेंगे। हेयर सोर्स इज यूज, हेयर सोर्स इज यूज। क्या काम होता है सोर्स का? प्रोवाइड हीट एनर्जी, प्रोवाइड हीट एनर्जी।
ठीक है बच्चों। इसके अलावा सिंक इज यूज या सोर्स इज यूज। इसके अलावा ये है कि हाइड्रोथर्मल कंप्रेशन के अंदर प्रेशर हमारे पास क्या होगा। अब कंप्रेशन हो रहा है तो प्रेशर इंक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीजेस। यहाँ पे प्रेशर डिक्रीज होगा। अच्छा, चेंज इन एंट्रोपी की अगर बात करें तो बेसिकली चेंज इन एंट्रोपी डिपेंड करती है हीट की ट्रांजिशन पर। अब हीट आपके पास यहाँ पर निकल रही है सिलेंडर से, सिस्टम से, सो चेंज इन एंट्रोपी की वैल्यू आपके पास क्या होगी, नेगेटिव होगी। और यहाँ पे चेंज इन एंट्रोपी की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। क्यों? बिकॉज हीट एनर्जी एंटर हो रही है सिस्टम में। ठीक है, प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात वर्क डन की कर लेते हैं। थर्मल कंप्रेशन के अंदर वॉल्यूम कम हो रहा है, तो इस बात को याद रखिएगा कि वर्क इज डन ऑन द गैस। वर्क इज डन ऑन द गैस। इसका मतलब क्या है, डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। और यहाँ पे क्या होगा, वर्क इज डन बाय द गैस या बाय द सिस्टम कह सकते हैं। तो डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, अच्छा जी, आगे आते हैं। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। एग्जाम्पल्स ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। सबसे अच्छी एग्जाम्पल्स आपके पास हैं, मेल्टिंग ऑफ आइस या मेल्टिंग पॉइंट। क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, सिर्फ फेज चेंज हो रहा होता है। ठीक है बच्चों। इसके अलावा बॉइलिंग ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट। जब आपके पास पानी बॉयल हो जाता है 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, तो उस वक्त टेम्परेचर नहीं बढ़ता, सिर्फ फेज चेंज हो रहा होता है, लिक्विड टू वेपर्स। इसके अलावा रेफ्रिजरेटर साइकिल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सारे के सारे क्या हैं, आज थर्मल प्रोसेस की एग्जांपल्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अपने जन में ये सब तमाम बातें याद रखें। अब हम बात करते हैं मैथमेटिकल इक्वेशन के ऊपर। तो मेरे प्यारे बच्चों, देखिए हमारे पास डेल्टा क्यू किसके बराबर होता है फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स में, बल्कि सबसे पहले वहां से स्टार्ट करते हैं, पीवी से। पीवी की पावर गैमा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पे गैमा के लिए अब जीरो नहीं रखेंगे, अब रखेंगे वन। तो इक्वेशन बन जाएगी पीवी की पावर वन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, वन को लिखते नहीं है। ये आपके पास कौन सी इक्वेशन बन गई, ये बॉल्स लॉ की इक्वेशन बन गई। तो बॉल्स मैंने अभी आपसे बात डिस्कस की थी, बॉल्स लॉ को हम चार्ल्स लॉ, बॉल्स लॉ को चार्ल्स सॉरी बॉल्स लॉ को आइसोथर्मल प्रोसेस में यूज किया जा सकता है। तो दैट इज वाई ये इक्वेशन बिल्कुल परफेक्ट है। इसके अलावा अगर हम आइसोथर्मल कंप्रेशन की बात करें, तो आइसोथर्मल कंप्रेशन के अंदर डेल्टा क्यू बराबर है डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू के। तमाम स्टूडेंट्स ये वाली बात जानते हैं, डेल्टा यू की वैल्यू जीरो होगी। अच्छा, अब कंप्रेशन में वर्क डन होगा ऑन द सिस्टम, तो डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू होगी आपके पास नेगेटिव। ठीक है, डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू क्या होगी बच्चों, नेगेटिव होगी। इस बात को प्लीज याद रखिएगा। ठीक है, और सिस्टम में हीट एनर्जी, सिस्टम की हीट एनर्जी बढ़ेगी, तो उसको निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे, सिंक।
तो सिंक जब यूज करेंगे, सिस्टम में से हीट एनर्जी निकल रही है, तो डेल्टा क्यू की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो आइए इसको जरा देखते हैं। डेल्टा क्यू नेगेटिव इज इक्वल टू जीरो, और ये आपके पास हो जाएगा माइनस डेल्टा डब्ल्यू। ठीक है, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, माइनस से माइनस साइन कैंसिल, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू आ गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे जो वर्क डन होगा, जो वर्क डन होगा, ये आपके पास होगा नेगेटिव वर्क डन होगा। ठीक है, इस बात को अपने जहन में प्लीज तमाम स्टूडेंट्स ने याद रखना है। अच्छा, अब अगर हम लोग बात करें आइसोथर्मल एक्सपेंशन की, तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन में डेल्टा क्यू, वही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, वो तो चेंज होती नहीं है। हाँ, अलबत्ता डेल्टा यू की वैल्यू आप क्या डालेंगे, जीरो। अच्छा, डेल्टा डब्ल्यू आपके पास क्या होगा, कंप्रेशन के अंदर पॉजिटिव होगा, और डेल्टा क्यू भी आपके पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, सारी वैल्यूज प्लेस करवाने के बाद डेल्टा क्यू इज इक्वल टू जीरो प्लस डेल्टा डब्ल्यू, इक्वेशन डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू बन जाएगी। और ये आपके पास को एक और तरीके से भी लिखा जा सकता है, क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास एक मैथमेटिकल इक्वेशन आ गई आइसोथर्मल एक्सपेंशन की। अब इसका एक ग्राफ भी देख लेते हैं। अब जो ग्राफ होगा ना आइसोथर्मल प्रोसेस का, उसको हम लोग नाम देते हैं आइसोथर्म ग्राफ। ठीक है, और जैसा बॉयल्स लॉ का ग्राफ होता है वैसे ही बनेगा। दिस प्रेशर, दिस इज वॉल्यूम, और कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा। लाइक दिस। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसके अंदर का जो हमें एरिया नजर आ रहा है, ये ये क्या शो कर रहा है, ये वर्क डन शो कर रहा है। यहाँ पे वर्क डन की वैल्यू जीरो नहीं होगी, क्योंकि कुछ ना कुछ होगी। और इस ग्राफ को हम लोग नाम देंगे आइसोथर्म ग्राफ। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम बात करते हैं अपने चौथी और आखिरी एप्लीकेशन की तरफ आते हैं, जिसका नाम है एडियाबैटिक प्रोसेस। देखिए भाई, एडियाबैटिक प्रोसेस की कुछ खास बातें मैं आपके गोशगुजार कर दूं। एडियाबैटिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर कोई हीट एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होता। नो हीट या थर्मल एनर्जी exchange. There is no such concept of thermal energy exchange in or out from the system. No heat transfer into the system, not from the system as well as. सिस्टम की थर्मल एनर्जी ना बाहर निकलती है, ना थर्मल एनर्जी एंटर होती है सिस्टम। अच्छा, सिस्टम शुड kept insulated। सिस्टम को क्या रखना पड़ता है, इंसुलेटेड रखना पड़ता है, ताकि हीट एनर्जी का एक्सचेंज ना हो। अब सवाल ये रेज होता है, क्या क्या चीजें जीरो होती हैं। लेकिन जब हीट एनर्जी की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो डेल्टा क्यू जीरो होगा। क्या वर्क डन मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। वर्क डन बिल्कुल मिलेगा, जीरो नहीं होगा। इसके अलावा प्रेशर चेंज होगा बिल्कुल। टेम्परेचर भी चेंज होगा। टेम्परेचर चेंज का मतलब क्या है, कि इंटरनल एनर्जी भी चेंज होगी। इंटरनल एनर्जी ऑल्सो चेंजेस। इसके अलावा वॉल्यूम भी चेंज होगा, वॉल्यूम चेंजेस। ठीक है, ये तमाम के तमाम की पॉइंट्स किसके हैं, सॉरी एडियाबैटिक प्रोसेस के। अच्छा, अब बच्चे सवाल करते हैं सर टेम्परेचर चेंज क्यों हो रहा है। तो भाई टेम्परेचर बेसिकली जो चेंज हो रहा है ना, वो सिस्टम में मॉलिक्यूल्स की हरकत की वजह से हो रहा है, ड्यू टू द मोशन ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा कुछ खास बातें भी लिख देता हूँ आपके लिए, कि एडियाबैटिक प्रोसेस is relatively
fast process is relatively fast process compared to isothermal process. रीजन क्या है? बिकॉज हीट एनर्जी क्या होती है, अंदर रहती है किसके, एडियाबैटिक सिस्टम के अंदर। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। इसके अलावा जो पीवी ग्राफ होता है, जो पीवी ग्राफ होता है, पीवी कर्व इज मोर स्टीपर देन आइसोथर्म ग्राफ। इस बात को भी तमाम स्टूडेंट्स ने याद रखना है। ठीक है, ओके। वर्क इज डन, more work is done, more work is done on adiabatic, in adiabatic process, in adiabatic system as compared to isothermal system। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तमाम पॉइंट्स हैं एडियाबैटिक के, इसको अपने ध्यान में याद रखने हैं। अच्छा, इसकी भी दो सब टाइप्स होती हैं, सब टाइप्स ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। जी स्टूडेंट्स, तो हमारे पास यहाँ पे दो सब टाइप्स होती हैं। एक आपके पास सब टाइप होती है, एक नाम होता है एडियाबैटिक कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन, और दूसरा नाम है एडियाबैटिक एक्सपेंशन। अच्छा जी, अब एडियाबैटिक कंप्रेशन और एक्सपेंशन के अंदर बहुत सारी चीजें डिफरेंस हैं, आए इनको जरा पढ़ते हैं। हियर वॉल्यूम चेंजेस, वॉल्यूम इंक्रीजेस, सॉरी, वॉल्यूम डिक्रीजेस। कंप्रेशन हो रही है तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, वॉल्यूम डिक्रीजेस। और यहाँ पे हियर वॉल्यूम इंक्रीजेस, प्रेशर क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीजेस। और यहाँ पे प्रेशर डिक्रीज होगा। इसके अलावा जब मैंने आपको बताया था वॉल्यूम कम होगा तो अंदर की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर या इंटरनल एनर्जी इंक्रीजिंग, इंक्रीजेस। इसके अलावा यहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर या इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस। ठीक है, एक्सपेंशन की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा एडियाबैटिक कंप्रेशन के अंदर चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी जीरो होगी, और यहाँ पे भी चेंज इन एंट्रोपी जीरो होगी। बच्चे सवाल करते हैं क्यों? देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि चेंज इन एंट्रोपी कुछ है ही नहीं, सॉरी, एंट्रोपी कुछ है ही नहीं, बल्कि चेंज इन एंट्रोपी जीरो है। बिकॉज जो चेंज इन एंट्रोपी है वो डिपेंड करती है आपके पास हीट एनर्जी की इन्वॉल्वमेंट पर। अब हीट एनर्जी तो दी ही नहीं जा रही, तो ऑब्वियसली जब दी ही नहीं जा रही तो चेंज इन एंट्रोपी की वैल्यू दोनों में क्या होगी, जीरो। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन और कंप्रेशन की कुछ खास की पॉइंट्स हैं, इसको अपने ध्यान में याद रखें। अब हम बात करते हैं मैथमेटिकल इक्वेशन के ऊपर, बल्कि रियल लाइफ एग्जांपल्स हमने डिस्कस ही नहीं की। रियल लाइफ एग्जांपल्स, रियल लाइफ या एग्जांपल्स ऑफ आइसोथर्मल एडियाबैटिक एग्जांपल्स ऑफ
एडियाबैटिक प्रोसेस। क्या क्या एग्जांपल्स होती हैं एडियाबैटिक प्रोसेस की? देखिए भाई, सबसे पहली जो एग्जांपल है एडियाबैटिक प्रोसेस की, वो है साउंड प्रोपोगेशन। अकॉर्डिंग टू लैप्लास करेक्शन, उसने ये वाली बात बोली थी कि जब साउंड ट्रेवल करती है तो एक एडियाबैटिक सिस्टम के अंदर ट्रेवल करती है। ठीक है। इसके अलावा बर्स्टिंग ऑफ टायर। बर्स्टिंग ऑफ टायर, टायर बर्स्ट हो रहा है, ये भी एग्जांपल है एडियाबैटिक की। इसके अलावा क्लाउड फॉर्मेशन, ये भी आपके पास एडियाबैटिक की एक मिसाल है। अच्छा, मुझे क्लाउड फॉर्मेशन, बर्स्टिंग ऑफ टायर, साउंड प्रोपोगेशन से एक बात याद आई कि जो हमारे पास ब्रीदिंग का फिनोमेना है, ब्रीदिंग, तो उसको आप अपने पास चौथी एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। ब्रीदिंग इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ थर्मल प्रोसेस बिकॉज टेम्परेचर क्या रखा जाता है बच्चों? कांस्टेंट रखा जाता है। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, आपके पास एडियाबैटिक प्रोसेस की एग्जांपल्स आ गई। अब हम बात करते हैं मैथमेटिकल इक्वेशन की। देखिए, मैथमेटिकल इक्वेशन आपसे क्या कह रही है? मैथमेटिकल इक्वेशन कहती है पीवी की पावर गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट, और यहाँ पर अब गैमा की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होगी एडियाबैटिक प्रोसेस में, इस बात को याद रखिए। ठीक है। अच्छा, और हम लोग आगे पढ़ेंगे गामा का मतलब एडियाबैटिक इंडेक्स भी होता है, तो हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक के की तरफ जब हम जाएंगे तो फिर पढ़ेंगे। अच्छा, और इसके अलावा अगर हम थर्मोडायनेमिक्स को, अगर लॉ फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अगर यूज करें, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू फॉर्मूला बन जाएगा। अच्छा, डेल्टा क्यू की वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे? 0। डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू 0। तो डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, ये हमारे पास एक अदर इक्वेशन होगी। अच्छा, ये जो इक्वेशन है, तो आप स्टूडेंट्स को एक बार बताता चलूं, जो आपको इक्वेशन नजर आ रही है, इस इक्वेशन के अंदर इंटरनल एनर्जी क्या हो रही है बच्चा? डिक्रीज हो रही है। ठीक है। और इंटरनल एनर्जी डिक्रीज कहाँ होती है? इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होती है एडियाबैटिक एक्सपेंशन के अंदर। तो याद रखिए कि एडियाबैटिक एक्सपेंशन का फिनोमेना है, यह मैथमेटिकल इक्वेशन है। ठीक है। और एक्सपेंशन के अंदर जो सिस्टम है, जो सिस्टम है वो वर्क डन करता है सराउंडिंग पर, तो डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी। इस बात को जरा याद रखिएगा, डेल्टा डब्ल्यू पॉजिटिव है और डेल्टा यू नेगेटिव है। और उल्टा क्या हो जाएगा? कंप्रेशन में डेल्टा डब्ल्यू नेगेटिव हो जाएगा और डेल्टा यू पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है। तो ये इक्वेशन भी अपने जन्म में तमाम स्टूडेंट्स ने याद रखनी है। अच्छा, अब हम बात करते हैं ग्राफ की। अच्छा, ग्राफ का नाम है एडियाबैट। अब इसका एडियाबैट ग्राफ है, कुछ इस तरीके का है। दिस प्रेशर, दिस इज वॉल्यूम, और स्टीपर है ज्यादा, like this. It is more steeper as compared to isothermal because यहाँ गामा की वैल्यू आप चेक करें 1 है, 1 से बड़ी भी है। वहां पे गामा की वैल्यू 1 थी, यहाँ पे गामा की वैल्यू 1 से बड़ी होती, तो तभी एडियाबैटिक में जब आप इक्वेशन बना, उसकी ग्राफ बनाते हो, तो आपको ग्राफ के अंदर स्टीप पर ज्यादा लाइन नजर आती है। ठीक है, ये कर्व स्टीप पर ज्यादा नजर आता है, और यहाँ पे वर्क डन 0 नहीं होगा, बल्कि वर्क डन मिलेगा। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास चारों एप्लीकेशंस हो गई हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, टाइप्स ऑफ हीटिंग के ऊपर आते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, दो टाइप की हीट एनर्जीज होती हैं, या दो टाइप की हीटिंग प्रोसेस होते हैं। एक आपके पास कहलाता है हीट कैपेसिटी, जिसके अंदर टेम्परेचर चेंज होता है, टेम्परेचर चेंजेस, बट फेस कांट चेंज। फेस माइट नॉट चेंज।
और दूसरी आपके पास हीटिंग कहलाती है सेंसिबल हीटिंग। सेंसिबल हीटिंग का दूसरा नाम होता है लेटेंट हीटिंग। जिसके अंदर क्या होगा बच्चों? हेयर फेस चेंज 1 सेकेंड। 1 सेकेंड स्टूडेंट्स, ये मैंने लेटेंट हीटिंग लिखना था, ये सेंसिबल हीटिंग के साथ लिख दिया मैंने। 1 सेकेंड। जी, तो मैं आपसे ये कह रहा था दूसरी आपके पास कहलाती है लेटेंट हीटिंग। लेटेंट हीटिंग के अंदर फेस चेंज होता है। फेस चेंजेस बट टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट। ये बात है सारी। ठीक है। अच्छा, जो हीट कैपेसिटी ना, इसका दूसरा नाम था सेंसिबल हीटिंग। वो बेसिकली मैंने स्लैश डाल के नीचे लिख दिया था, तो इसको मैंने करेक्ट कर दिया है। तो याद रखिएगा कि पहली टाइप कहलाती है सेंसिबल हीटिंग या हीट कैपेसिटी, जिसके अंदर टेम्परेचर चेंज होता है लेकिन फेस चेंज नहीं होता। दूसरी कहलाती है लेटेंट हीटिंग, जिसके अंदर फेस चेंज तो होता है लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो आए जरा जरा बारी बारी करके चीजों को आप समझते हैं। हीट कैपेसिटी को समझते हैं। हीट कैपेसिटी का मतलब यही होता है हीट एनर्जी required to change heat energy required to change the temperature of substance by 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन। तो वो हीट एनर्जी कहलाती है हीट कैपेसिटी। इट डिपेंड्स ऑन मटेरियल एंड मास ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस के मास पे डिपेंड करती है हीटिंग। अच्छा, इसका सिंबल सी लेते हैं, और जिसकी यूनिट होगी बच्चों वो होगी जूल पर डिग्री सेल्सियस। इसका फॉर्मूला होगा हीट कैपेसिटी का, मैं छोटा सा एच से लिख देता हूँ ताकि मुझे याद रहे और आपको भी याद रहे। हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अगर मैं बात करूं आइसोथर्मल की, आइसोथर्मल प्रोसेस की, तो आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर हमें बात पता है कि टेम्परेचर में चेंज क्या होता है? जीरो होता है। तो याद रखिएगा हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगी? एनीथिंग डिवाइड बाय जीरो, दैट इज इनफाइनाइट। लेकिन अगर मैं एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करूं, तो एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर टेम्परेचर तो चेंज होता है लेकिन हीट एनर्जी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। तो हीट कैपेसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? जीरो डिवाइड बाय एनीथिंग क्या हो जाएगा? आंसर जीरो हो जाएगा। तो इस बात को याद रखिएगा स्टूडेंट्स। अच्छा जी, फॉर्मूला आ गया, कॉन्सेप्ट आ गया, यूनिट आ गई। अब हम अगली, इसी की एक सब टाइप होती है हीट कैपेसिटी की, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। जी स्टूडेंट्स, देखिए हीट कैपेसिटी से बिल्कुल रिलेट करती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से। इतना सा फर्क है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस, to increase the temperature of unit mass of a substance. The heat energy required
to increase the temperature of 1 kg or 1 gram of a substance by 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बेसिकली हमारे पास कहलाता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अच्छा, इसके भी सिंबल सी होगा, तो जो इसकी यूनिट होगी वो उसमें थोड़ी सी चेंजिंग है। वो ये है कि सी की यूनिट होगी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की यूनिट होगी जूल पर केजी इंटू डिग्री सेल्सियस। अच्छा, जो फॉर्मूला होगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, वो होगा डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। ठीक है, और तमाम स्टूडेंट्स ने याद रखना है, अगर आप इस फॉर्मूले को देखें, अगर आप इस फॉर्मूले को आंखें खोल के बच्चों देखें, तो आपको नजर आ रहा है स्पेसिफिक हीट का ताल्लुक टेम्परेचर के साथ क्या है मेरे बच्चों, इन्वर्सली है। मतलब जितनी ज्यादा स्पेसिफिक हीट एनर्जी होगी उतना ही कम या देर से टेम्परेचर चेंज होगा। ठीक है, तो ये वाली बात याद रखिएगा। अच्छा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिपेंड किसके ऊपर करती है? इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल ओनली, नेचर ऑफ मटेरियल ओनली, बस। मास पे डिपेंड नहीं करती। बेसिकली जब हम इसकी डायमेंशन निकालते हैं ना, तो मास केजी से ऊपर वाला केजी, जूल वाला, जूल के अंदर भी केजी होता है, तो वो कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग जब इसकी डायमेंशन सॉल्व करते हैं तो हमें पता चलता है इसकी होमोजेनिसिटी देखकर, इट डज नॉट डिपेंड ऑन मास, ओनली मटीरियल। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, तो वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कुछ वैल्यूज होती हैं, आपने याद रखनी है। एक वैल्यू होती है 4200 जूल पर केजी डॉट डिग्री सेल्सियस। एक आपके पास होती है 4.2 किलो जूल्स पर केजी डॉट डिग्री सेल्सियस। डिफरेंट यूनिट्स हैं, याद रखिएगा। एक आपके पास वैल्यू होती है 4.2 जूल पर ग्राम इंटू डिग्री सेल्सियस, और एक वैल्यू होती है 1 कैलोरीज पर ग्राम इंटू डिग्री सेल्सियस। ये सारी की सारी वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज हैं, इनको याद रखिएगा। अच्छा, अब अगर हम लोग बात करें रेशो की, इसकी रेशो, ठीक है, अगर हम बात करें रेशो की, जरा रेशो देख लेते हैं। अगर हम हीट कैपेसिटी का रेशो निकालें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के साथ, तो क्या आंसर आएगा? तो हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, और स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला आपके पास होता है डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। ठीक है स्टूडेंट्स, देख लें तसल्ली से। तो डेल्टा क्यू से डेल्टा क्यू कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, मास डिवाइड हो रहा है, ये उसके ऊपर दो डिवाइड के साइन है तो ये ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो हीट कैपेसिटी को अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से अगर हम लोग डिवाइड करवाएं, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा? मास। मास ऑफ सब्सटेंस, एनर्जी या मटेरियल। अगला जो हम टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं वो स्पेसिफिक कैपेसिटी। अच्छा, एक और बात बताता चलूं तमाम स्टूडेंट्स को कि हीट कैपेसिटी इज ग्रेटर देन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, बिकॉज आप पूरे सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो ज्यादा हीट एनर्जी दोगे ना, एज कम्पेयर टू सब्सटेंस में से सिर्फ यूनिट ग्राम का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो आप हीट दोगे, एज कम्पेयर। तो अगर आप कंपेयर करें तो हीट कैपेसिटी पूरे सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हीट वो एनर्जी दी जाती है, उसको बोलते हैं हीट कैपेसिटी। ये बात है सारी। अच्छा जी, जो हमारी अगली टाइप है उसका नाम है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब देखिए भाई, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का क्या कॉन्सेप्ट है, मैं यहाँ पे बताता चलूँ आपको। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का वही कॉन्सेप्ट है जो ऊपर पढ़ा था, सिर्फ यूनिट ग्राम की जगह
मोल आ जाएगा हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज या इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 mole of substance by 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके पास कॉन्सेप्ट है। अच्छा, ये भी डिपेंड करता है किसके ऊपर, मटेरियल के ऊपर। इट डिपेंड्स ऑन मटेरियल एंड नेचर ऑफ गैस। अच्छा जी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का भी सिंबल सी होता है, अलबत्ता यूनिट चेंज है। यूनिट होती है इसकी जूल पर मोल इंटू डिग्री सेल्सियस। फॉर्मूला होता है इसका C इज इक्वल्स टू, मोलर स्पेसिफिक हीट के लिए मैं एमएस लिख देता हूँ, मोलर स्पेसिफिक ताकि याद रहे, डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी। तो वही बात आती है, अगर मोलर स्पेसिफिक हीट अगर आप कैलकुलेट करें आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा टी जीरो होता है, तो मोलर स्पेसिफिक हीट की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी। और अगर एक एडियाबैटिक सिस्टम है तो उसमें डेल्टा क्यू जीरो होगा, तो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, जीरो हो जाएगी। ठीक है, अब हम करते हैं रेशो, निकालते हैं। क्या निकालते हैं बच्चों, रेशो। ठीक है, हम निकालते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट का रेशो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के साथ। तो मोलर स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी। और स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। डेल्टा क्यू से डेल्टा क्यू कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल, मास के ऊपर दो डिवाइड के साइन ऊपर चला जाएगा। मास अपॉन नंबर ऑफ मोल्स को बोलते हैं मोलर मास। तो अगर आप रेशियो निकालें मोलर स्पेसिफिक हीट का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के साथ, तो आपके पास क्या आएगा, मोलर मास आएगा। ठीक है, चलिए जी। अच्छा, अब बात ये आती है कि अगरचे हम लोग इसकी भी सब टाइप्स की बात करें, सब टाइप्स ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट, सब टाइप्स ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट, तो उसकी दो सब टाइप्स होती हैं मोलर स्पेसिफिक हीट की। एक बेसिकली आपके पास क्या कहलाती है, एक कहलाती है आपके पास मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। डेफिनेशन वही है, सिर्फ जो कंडीशन लगाएंगे वो लगाएंगे कि एक ऐसी हीट एनर्जी जो कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को दी जाए कांस्टेंट प्रेशर पर, जिससे उसका टेम्परेचर बढ़ जाए 1 डिग्री सेल्सियस तक, तो वो हीट एनर्जी को बोलेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। अच्छा, हम कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, इट इन्वॉल्व्स इन, हीट एनर्जी कहाँ इन्वॉल्व होती है, इट इन्वॉल्व्स इन आइसोबैरिक प्रोसेस। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा मोलर स्पेसिफिक हीट का, Cp इज इक्वल टू डेल्टा क्यू पी अपॉन एन डेल्टा टी। ठीक है, अच्छा जो डेल्टा क्यू पी है, या अगर आप लोग आइसोबैरिक प्रोसेस अगर आपको याद हो, डेल्टा क्यू पी बराबर था डेल्टा एच के, ये भी बन सकता है फॉर्मूला। इसके अलावा एक और बन सकता है, Cp इज इक्वल टू डेल्टा एच की जगह आप लोग लिख सकते हैं डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, ये भी लिख सकते हैं, और एन डेल्टा टी। इसके अलावा एक और फॉर्मूला बन सकता है इसका,
अगर आप एन डेल्टा टी डिवाइड हो रहे हो उधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एन सी पी डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा बी, एक इक्वेशन ये भी बन गई। और डेल्टा क्यू पी का भी एक फॉर्मूला ये बन गया, एन सी पी डेल्टा टी। तो बहुत सारी इक्वेशंस हैं जो कि बन सकती हैं। आगे बढ़ते हैं। अगली जो टाइप है उसका नाम है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर जो आप हीट एनर्जी दें जिससे 1 मोल का टेम्परेचर कितना बढ़ जाए, 1 डिग्री सेल्सियस तक, तो वो कहलाती है हीट एनर्जी मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अच्छा, अब मामलात यहाँ पे ये हैं कि ये अप्लाई कहाँ होता है। इट इन्वॉल्व्स इन आइसोकोरिक प्रोसेस या आइसोकोरिक सिस्टम। प्रोसेस कह लें सिस्टम कह लें, बात एक ही है। ठीक है। अच्छा जी, इसका जो फॉर्मूला बनेगा मोलर स्पेसिफिक कांस्टेंट वॉल्यूम का वो बन जाएगा सी वी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू वी अपॉन एन डेल्टा टी। और एक और तरीके से इसको लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू वी बराबर हो जाएगा एन सी वी डेल्टा टी के। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, थोड़ा नीचे चला गया ये। अच्छा, इसके अलावा अगर हम लोग आइसोकोरिक प्रोसेस अगर याद करें तो डेल्टा क्यू वी किसके बराबर था, डेल्टा क्यू वी बराबर था डेल्टा यू के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए हमारे पास डेल्टा क्यू बी की जगह हमने ये डाल दिया। और अगर मैं डेल्टा यू का फॉर्मूला बनाऊं तो डेल्टा यू का फॉर्मूला बन जाएगा एन सी पी डेल्टा टी। एन सी वी, सॉरी माय बैड, ये वी है। ठीक है, ये है बात सारी। अच्छा जी, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है। अगर अब हम रिलेशंस देखें, रिलेशनशिप बिटवीन सीपी एंड सीवी। सीपी माने मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर, और सीवी माने मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अच्छा, तो मैं तमाम स्टूडेंट्स को बता दूं कि सीपी की वैल्यू हमेशा ग्रेटर होती है एज कम्पेयर टू सीवी। क्यों? बिकॉज यहाँ पर मोर हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड, मोर हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड। कांस्टेंट प्रेशर पर ज्यादा हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है एज कम्पेयर टू कांस्टेंट वॉल्यूम के। अच्छा, अगर हम बात करें मोनोटॉमिक गैस की, तो देखिए मोनोटॉमिक गैस वो गैस होती है जिसके अंदर सिंगल एटम होता है। मिसाल के तौर पर हीलियम, नियॉन, ये सारी की सारी क्या है, मोनोटॉमिक गैसेस हैं। तो यहाँ पे सीवी की एक फिक्स वैल्यू होती है 3/2 आर, और सीपी की वैल्यू होती है 5/2 आर। ठीक है। और अगर हम गामा निकालें तो गामा बेसिकली कहलाता है एडियाबैटिक इंडेक्स। एडियाबैटिक इंडेक्स ये बराबर होता है सीपी अपॉन सीवी के। इसके बराबर होता है बच्चों, सीपी अपॉन सीवी के बराबर होता है। ठीक है। तो सीपी की वैल्यू अगर आप डालें 5/2 आर डिवाइड बाय 3/2 आर, बेटा ये सब फिक्स है, कांस्टेंट है। आर से आर कैंसिल, टू से टू कैंसिल, क्या आंसर आया 5/3। 5/3 को सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1.67। तो गामा की वैल्यू मोनोटॉमिक गैस के लिए होती है 1.67। इसके अलावा एक और फॉर्मूला है, याद रखिएगा तमाम स्टूडेंट्स, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। ये भी लिख सकते हैं सी वी माइनस सी पी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ आर। ये दोनों फॉर्मूलाज काम थे। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम बात करें फॉर डायटोमिक गैस। डायटोमिक गैस का मतलब क्या है कि दो एटम वाली गैस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन गैस, ईटीसी। ठीक है। तो यहाँ पर सीवी क्या होता है, सीवी बराबर होता है 5/2 आर के। और अब जो हमने ऊपर फॉर्मूला पढ़ा था सीवी माइनस सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, तो वहां से सीपी निकाल सकते हैं। निकालने की जरूरत नहीं है, फिक्स वैल्यू है, याद रखें 7/2 आर।
तो गामा किसके बराबर हो गया, सीपी अपॉन सीवी के। वैल्यूज प्लेस करवाएं, 7/2R और 5/2R। आर से आर कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो 7/5 आ जाएगा। और 7/5 को बोलते हैं 1.4। तो डायटोमिक गैस के लिए हमारे पास गामा की वैल्यू होती है 1.4। अच्छा, फॉर पॉलीएटॉमिक गैस, पॉलीएटॉमिक गैस का मतलब क्या है, दो एटम से ज्यादा गैसेस, जिसके अंदर दो एटम से ज्यादा गैसेस मौजूद है। दो या दो से ज्यादा मौजूद है। दो से ज्यादा ही कोई बोलेंगे पॉलीएटॉमिक। मिसाल के तौर पर CH4, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, 3 एटम है, इसमें 5 एटम्स हैं। इसके अलावा NH3 में भी 5, इसमें 4 है। तो ये इसको बोलते हैं पॉलीएटॉमिक गैस। तो अगर हमारे पास कोई भी नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक गैस है, तो उसमें CV की वैल्यू हम लोग क्या लेते हैं, 3R। और CP की वैल्यू क्या लेते हैं, 4R। और जब हम लोग गामा की वैल्यू निकालेंगे तो CP अपॉन CV आ जाएगा। CP की वैल्यू है 4R, CV की वैल्यू है 3R। R से R कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास गामा की वैल्यू पॉलीएटॉमिक गैस के लिए बन जाएगी 1.33। तो अगर हम लोग कंक्लूजन देखें, तो कंक्लूजन हमें यहाँ से मिल रहा है कि गामा की वैल्यू मोनोएटॉमिक गैस की सबसे ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू डायटोमिक गैस के, और पॉलीएटॉमिक गैस की सब में कम होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलें अब हम लोग दूसरी हीटिंग के ऊपर आते हैं, जिसको हमने नाम दिया था लैटेंट हीटिंग। देखिए भाई, लैटेंट हीटिंग का कॉन्सेप्ट क्या था। लैटेंट हीटिंग का कॉन्सेप्ट ये था, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द फेज ऑफ सब्सटेंस विदाउट changing the temperature, without changing the temperature। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बेसिकली लैटेंट हीटिंग कहाँ अप्लाई हो सकती है, आइसोथर्मल सिस्टम के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसकी दो सब टाइप्स होती हैं। इसकी दो सब टाइप्स होती हैं। एक आपके पास कहलाती है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो एक काम करते हैं, इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन अगर आप देखें, फ्यूजन का मतलब होता है फ्यूज कर देना, पिघला देना। तो डेफिनेशन ये बनेगी, द अमाउंट ऑफ heat energy required, the amount of heat energy required to change the phase of solid into liquid without increase in temperature, without increase in temperature, that is called latent heating of fusion। अच्छा, latent heat of fusion का सिंबल होगा LF। सिंबल आ गया। इसकी जो यूनिट है वो आपके पास होगी जूल पर केजी। और उसका जो फॉर्मूला होगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का, वो होगा QF अपॉन मास। फॉर वाटर, वाटर के लिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की वैल्यू होती है 3.35 10⁵ जूल पर केजी। एक फिक्स वैल्यू होती है, इसको याद रखिएगा। दूसरी जो सब टाइप होती है वो आपके पास होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की क्या मामला था।
heat energy required to change the phase from liquid to gas या vapors without increasing the temperature, without increasing temperature. ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, इसका सिंबल क्या होगा? एलवी, लैटिन हीट ऑफ वेपराइजेशन का सिंबल आ गया। इसकी जो यूनिट होगी वो जूल पर केजी ही होगी, और इसका जो फॉर्मूला होगा लैटिन हीट ऑफ वेपराइजेशन का होगा क्यूवी अपॉन मास। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अगर हम बात करें लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज 22.5 10⁵ जूल पर केजी। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा जी, तो ये है बात सारी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने अपनी तमाम कॉन्सेप्ट को रैप अप कर लिया फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स का। मैं उम्मीद करूंगा अपने तमाम स्टूडेंट्स से कि उनको ये तमाम चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। इंशाल्लाह ताला जो हमारा अगला चैप्टर होगा मैं फिर हाजिर होऊंगा, और फिर मैं इंशाल्लाह ताला आपसे कोई नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।